नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। आज लगातार चौथा दिन था जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मीडिया से मुखातिब हुई, लगातार चौथे दिन। और अब इंडस्ट्रीज को लेकर, खासतौर से रिफॉर्म को लेकर सरकार का रोड मैप क्या है, आने वाले वक्त के लिए रणनीति क्या है, इसका उन्होंने खुलासा किया। दो तीन विषय हैं आज चर्चा के लिए जिन पर हम बात करेंगे। सबसे बड़ा विषय यह है इस वक्त पूरे देश में, खासकर उत्तर भारत में और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, इन जैसे इलाकों में, और वो है हमारे मजदूर भाइयों के पलायन का। हमारे वो मजदूर भाई, वो श्रमिक भाई जो सड़क के रास्ते अपने परिवारों के साथ चल रहे हैं और जो दुखद दुर्घटनाओं में एक तरह से अपनी जान गंवा रहे हैं। आज हम ये जानना समझना चाहते हैं कि इतनी कोशिशों के बावजूद आखिर ये पलायन और उस पर ये होने वाली घटनाएं, दुर्घटनाएं रुक क्यों नहीं रही हैं? क्यों इस बेहद चुनौतीपूर्ण वक्त में भी हमारी जो देश की सियासत है वो उससे बाज नहीं आ रही है? ये वो चुनौतीपूर्ण वक्त है जब पूरे समाज को, सरकार को, राजनीतिक दलों को, एक तरह से पूरे राष्ट्र और देश को इस चुनौती से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे वक्त में भी हम देख रहे हैं कि मजदूर शिकार होते हैं, दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं और सियासत अपनी सियासत को खोजती रहती है। इस विषय पर हम आएंगे, लेकिन आज जो वित्त मंत्री ने ऐलान किया और देश का कोरोना मीटर इस वक्त क्या है, बहुत जल्दी से, बहुत संक्षेप में हम आपको बता दें। आज आर्थिक सुधार का जो अगला चरण है, एक तरीके से उसका ऐलान हुआ, चौथा चरण है ये। रक्षा उत्पादन में 74% एफडीआई की छूट दी गई है। यह संकेत दिया आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार की तुरंत जरूरत है। जोर देकर उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए यहां की अर्थव्यवस्था को कंप्लीट करना होगा, यानी प्रतिस्पर्धा करनी होगी, और इसके लिए ये सुधार किए जाएंगे। मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने की जरूरत है, वित्त मंत्री ने कहा, और ऐसा भारत बनाना होगा जो प्रतिस्पर्धा कर पाए, जो अधिक से अधिक निवेश को आकर्षित कर पाए, इन्वेस्टमेंट को वो ले पाए। एक तरह से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है और इसके लिए अगले चरण की शुरुआत की जाएगी। सामान्य भाषा में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, इसका अर्थ यह है कि सरकार बची खुची जगहों से भी अपने हाथ खींचेगी और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने का काम करेगी। सामान्य भाषा में कहें तो ये एक तरह से निजीकरण को और ज़्यादा बढ़ाना होगा। अब जो सेक्टर्स बताए गए उसमें कोयला सेक्टर, जो कोल सेक्टर है, उस पर सबसे पहले सरकार का फोकस होगा, उसके बाद माइनिंग पर होगा। सीरीज वाइज तरीके से आज वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर अपनी बात रख रहे थे। इसके अलावा रक्षा उपकरण पर बात हुई, रक्षा उपकरण के अलावा और दूसरे सेक्टर्स में भी बात हुई। अगर इन्हीं सब पर हम फोकस करें तो कोयले को लेकर अलग अलग ऐलान किए गए। ये कहा गया कि सरकार 50 जो कोल ब्लॉक हैं उनकी नीलामी करेगी, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करेगी, इसके लिए कोयले का आयात जारी रहेगा, निजी कंपनियों के साथ राजस्व साझा करने की नीति बनाई जाएगी और इसके लिए पात्रता की कोई सीमा नहीं होगी। जो पैसे दे पाएंगे उन्हें ही लाइसेंस दे दिया जाएगा नीलामी के आधार पर। ढांचागत सुविधाएं सरकार तैयार करेगी और इस पर 50,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी आने वाले वक्त में। इसी तरह से माइनिंग में, खनन क्षेत्र में निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए ये जो एक्सप्लोरेशन माइनिंग प्रोडक्शन की नीति अपनाई जाएगी देश में। इससे जुड़े दूसरे क्षेत्रों को भी अनुमति दी जाएगी। मैं जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि हम इस विषय पर एक विशेषज्ञ टिप्पणी लेकर फिर आगे बढ़ सकें। उदाहरण के लिए आज ये बताया गया कि एल्युमिनियम के लिए बॉक्साइट खदान लेने वालों को कोयला ब्लॉक भी दे दिया जाएगा, कोल ब्लॉक भी दिया जाएगा। इससे एल्युमिनियम कंपनी को सस्ती बिजली मिल पाएगी। इसी तरह से कैप्टिव माइंस की बात हटा दी जाएगी। जिस खदान में जो कुछ खनिज बचा रहेगा वो किसी दूसरे को इस्तेमाल के लिए दिया जा सकेगा, माइनिंग लीज का ट्रांसफर किया जा सकेगा। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ये ट्रांसफर हो पाएगी। 500 माइनिंग ब्लॉक उपलब्ध कराए जाएंगे। स्टैंप ड्यूटी नियमों को दुरुस्त किया जाएगा। सरकार इस क्षेत्र पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जो डिफेंस फैसिलिटी है, उपकरण है, उसके बारे में भी जान लीजिए। इन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा, ये बताया गया, मदद दी जाएगी। सरकार कुछ उपकरणों का आयात रोक देगी, उन पर ब्रेक लगा देगी, यानी ये वे उपकरण होंगे जिन्हें देश के अंदर ही खरीदना होगा और ये सूची धीरे धीरे समय के साथ बड़ी होती चली जाएगी।
विशेष तौर पर ये जो डिफेंस है इसमें मेक इन इंडिया पर जोर दिया जाएगा। एक अच्छी बात है, दिया जाना चाहिए था। वित्त मंत्री ने कहा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि इसका मतलब निजीकरण नहीं है। जोर देकर उन्होंने कहा 2-3 बार, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, कि यह प्राइवेटाइजेशन नहीं है, कॉर्पोरेटाइजेशन है। बार बार उन्होंने कहा। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि वित्त मंत्री कह रहे हैं कि इसका निजीकरण नहीं है, लेकिन एक तरह से ये कॉर्पोरेटरीकरण जरूर होगा। वित्त मंत्री ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निजीकरण नहीं किया जाएगा, ये बात कही। इसके अलावा ये कहा कि कंपनियां स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध हो पाएंगी, पूंजी बाजार से पैसे उगा पाएंगी, उन्हें पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी और उन्हें पूरी जानकारी सबके साथ साझा करनी होगी। ये वो पॉइंट्स हैं जो आज लगातार चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने देश के सामने रखे हैं। और यह स्थिति तब बनी है जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 5वें राष्ट्र के नाम संबोधन में देश में 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था और वो आत्मनिर्भर बनाने की तरफ एक उन्होंने विजन रखा था। अब जरा कोरोना मीटर पर आइए, हम फिर अपनी बहस पर आगे चलें। दुनिया में जो कोरोना संक्रमितों का अब आंकड़ा है, जो इफेक्टेड लोग हैं, वो 45,56,000 के पार चले गए। 45.5 लाख आप पूरी दुनिया में समझिए। 16,44,000 लोग इससे ठीक हुए हैं। दुनिया में अब तक 3,07,929 लोग जो है वो काल के गाल में चले। 3 लाख से ज्यादा आंकड़ा पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में हो गया। भारत में देखिए तो 85,900 केसेस हो चुके हैं भारत में, यानी लगभग 86,000 हम इन्हें कह सकते हैं। 30,135 लोग कोरोना से अब तक ठीक भी हुए हैं भारत में, और देश में 2,752 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। जल्दी से उत्तर प्रदेश के नजरिए से देखिए तो उत्तर प्रदेश में कोरोना की संख्या में इजाफा हुआ है। जो कोरोना इन्फेक्टेड लोग हैं वो अब 4,100 के पार चले गए। 4,000 के पार उत्तर प्रदेश में अब ये संख्या चली गई है। उत्तर प्रदेश में जो एक्टिव केसेस हैं वो 1,718 हैं। 2,327 मरीजों ने उत्तर प्रदेश में इस कोरोना को मात दे दी है और 95 लोगों की मौत कोरोना से अब तक उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। हम एक एक टिप्पणी इन आर्थिक सुधारों पर लेंगे अपने विश्लेषकों से। उसके बाद जो बड़ा मुद्दा है कि पिछले हफ्ता 10 दिन से उत्तर भारत का कोई ऐसा हाईवे नहीं है जिस पर हमारे श्रमिक और मजदूर भाई परिवार सहित बेहद विपरीत परिस्थितियों में न चल रहे हों, दुर्घटनाओं का शिकार न हो रहे हों, और जो तमाम इंतजामात हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। न केवल नाकाफी साबित हो रहे हैं बल्कि इस पर सियासत भी लगातार हो रही है। अपनी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर रखने का खेल हो रहा है। सिर्फ यहां ये और बताते चलें कि आज एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें जो बड़ी बात थी उन्होंने वो एक बार फिर वही कही जो पहले कहते रहे। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि लोगों के हाथ में आप सीधा सीधा पैसा पहुंचाइए। आज उन्होंने ये कहा कि आप दुनिया के किसी देश से तुलना मत करिए, आप किसी एजेंसी की किसी रेटिंग से तुलना मत करिए। भारत श्रमिक और मजदूरों ने बनाया है, ये रेटिंग इत्यादि सब ठीक हो जाएंगी, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरत है सीधे श्रमिकों और मजदूरों और जो प्रभावित लोग हैं उनके हाथ में पैसा पहुंचाने की, बजाय कि ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म वगैरह हो रहे हैं ये आप बाद में भी करते रहिए, लेकिन अभी इमीडिएट हेल्प, इमीडिएट मदद आप उन लोगों को दीजिए। ये राहुल गांधी ने आज कहा, जो उन्होंने लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। ये उस बात का क्रक्स था। अब हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं। आज पॉलिटिकल पैनल में 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता गौरव मिश्रा लाइव हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गौरव जी बहुत बहुत स्वागत है। सचिन रावत जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत सचिन जी। हमारे साथ 2 सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक, बहुत ही सम्मानित और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार सीएम पपनै साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पपनै साहब बहुत स्वागत है। और राहुल तालान साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तालान साहब बहुत बहुत स्वागत है। गौरव जी आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन 2 विश्लेषकों को हम आज की ये जो वित्त मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस पर जोड़कर तुरंत फिर आपका रुख करते हैं। हम जरा एक बार मजदूरों के सवाल को डिटेल से समझेंगे। पपनै साहब, ये जो आर्थिक सुधार का चौथा चरण एक तरीके से आज वित्त मंत्री ने मीडिया के सामने रखा, देश के सामने रखा, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से खासतौर से बड़े उद्योगों में, खासतौर से माइनिंग में, कोल में
डिफेंस में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है उसको कैसे अंजाम दिया जाएगा, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या ये भारत को, अब देखिए कोरोना की बात तो हमें लग रहा है कि तकरीबन पीछे छूट रही है, अब बात इन रिफॉर्म के जरिए आत्मनिर्भर बनने और बनाने की ज्यादा ही हो रही है, तो हम सवाल उसी से जोड़कर आपके सामने रख रहे हैं कि क्या ये आत्मनिर्भर बनाएगा, क्या ये प्रयास भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाएगा? बपने साहब, हमारी आवाज आपको मिल रही है? सर आप सुन रहे हैं? मेरा प्रश्न आपने सुना? क्या बपने साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं? मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है? जी बपने साहब, आप सुन रहे हैं? लगता है आवाज नहीं पहुंच रही, हम कनेक्शन को दुरुस्त करते हैं। तब तक हम यही सवाल तालान साहब के पास लेकर चलते हैं। तालान साहब, कैसे देख रहे हैं आज इस चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप? देखिए, ये सब ठीक है जो हो रहा है, किया जा रहा है कि, लेकिन जो आपका सवाल है आत्मनिर्भर बनाएगा क्या भारत, बिल्कुल देखिए, अगर जो ईमानदारी से प्रयास किए जाएं, जनता भी साथ दे, हमारे उद्योगपति भी साथ दें, सरकार भी अपनी पॉलिसी चेंज करे और इन सारी चीजों को मिला जुला के अगर जो देखा जाए तो भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। भारत के पास स्थिति है कि भारत आत्मनिर्भर बन जाए, लेकिन क्या उतनी, जैसे मैं पहले भी डिबेट में बात करता रहा हूँ कि हमारी पॉलिसी क्या वो जो सुधार है, जिन सुधार की हम आशा कर रहे हैं वो सुधार हो पाएंगे क्या? देखिए, मैं ये भी चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि आप अपनी पॉलिसी के थ्रू जो हमारे स्थानीय बिजनेस है या जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनको संरक्षण देना शुरू कर दें, क्योंकि भारत जब आजाद हुआ था, आजाद होने के बाद भारत अपनी जो भी हमारे यहाँ उद्योग धंधे थे उनको संरक्षण दे रहा था और 1990 तक संरक्षण देता रहा था भारत। तो उसका हमने दुष्परिणाम भी देखे थे कि हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था एकदम तबाह होने के कगार पे आ गई थी, लेकिन जब हमने आर्थिक सुधार लागू किए तो दोबारा से फिर हमारी अर्थव्यवस्था में जान पड़ी और उससे हम आगे बढ़े। और ये जो आज हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था उन्हीं सुधारों की वजह से है। इसी तरीके से जो मैं अपनी पहली डिबेट में भी बोलता रहा हूँ कि हमें जो पॉलिसी, जो हमारी स्थिर पॉलिसी रखनी पड़ेगी हमें अपनी। ऐसा नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि पिछले कांग्रेस की सरकार गई, मोदी सरकार आई, उन्होंने कई सारी पॉलिसी चेंज की कि उन्होंने संरक्षण देना शुरू किया स्थानीय उद्योगों को। तो ये जो है कि ये हमें कई सारी चीजों से दूर करता है हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से। और The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उस ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है। हम एक बार पपने साहब के पास चल सकते हैं। पपने साहब, हमारी आवाज आपको मिल रही? सर आप सुन रहे हैं? Put your call on hold. कट के आ रही है जी पपने साहब, अब आवाज साफ आ रही है? आप सुन पा रहे हैं? आ रही, बिल्कुल साफ आवाज आ रही है। जी पपने साहब, हम आपका एक कमेंट, शुरुआती कमेंट जानना चाहते हैं। ये जो आज 4th स्टेज में एक तरह से रिफॉर्म की बात की है सरकार ने और वित्त मंत्री ने एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप ये मानते हैं कि इससे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को एक नई दिशा मिलेगी और जो आत्मनिर्भर बनने और बनाने की बात कही जा रही है उसकी तरफ हम मूव करेंगे? पपने साहब, हाँ, दरअसल अपना राजीव रघुनंदन जी जिस तरीके से आज अपना आप ये अर्थव्यवस्था के बारे में काफी गहराई से मंथन करके जिस तरीके से निर्मला सीतारमण ने अपना बयान दिए हैं, उसमें मैं ये समझता हूँ दरअसल कि ये निजीकरण को एक इसमें अपना बढ़ावा देने की बात हो रही है। अच्छा। और जिस तरीके से अपना मेक इन इंडिया के तहत जिस तरीके से पूरा अपने उत्पादों को अपना जारी करने की कोशिश की जा रही है, उनको बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह खनन के मामले में, रक्षा उपकरण के मामले में, ब्लॉक की जो नीलामी के बारे में जो उन्होंने बात की है और जो ये भी कहा है कि कोल आयात जारी रहेगा, तो ये कई मामले इस तरीके से जो आ रहे हैं कि मुझे ये लगता है कि एक्चुअली की सरकार जो है अर्थव्यवस्था को जो है इमीडिएट थामने की कोशिश में इस वक्त है। और मैं समझता हूँ कि अगर सरकार अगर अपना गहराई से अगर मंथन करके अगर इसमें अगर आगे बढ़ेगी तो सफल हो सकती है। सफल हो सकती है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या उसके लिए ये सही वक्त है? अब तरह तरह से कमेंट आ रहे हैं, अभी तालान साहब भी बोल रहे थे और वो 90 के पहले और 90 के बाद के एक परिदृश्य का भी जिक्र यहां पर कर रहे थे पपने साहब। लेकिन किसी भी रिफॉर्म में टाइमिंग बड़ी सही होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, जिस संकट से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया गुजर रही है, ऐसे में इन रिफॉर्म को लेकर
क्या हमारी टाइमिंग एकदम एक्यूरेट है या फिर हमें कुछ ऊपर नीचे करने की आवश्यकता है? हाँ राजीव जी, जिस तरीके से हमने अपना बयान दिया है, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से अपना उदारीकरण के बाद अपना जो ये अपना नया एक सिस्टम शुरू हुआ था, जो कॉर्पोरेट को आगे लाके जो है पूरा काम किया गया था, और 1995 के बाद जो है निजीकरण ने काफी प्रभावी रूप से अपने पूरी जड़ें जमाना शुरू कर दी थी। और उसी निजीकरण का अपना प्रतिफल आज हमारे सामने जो दिख रहा है कि जो श्रम कानून सारे अपना निरस्त कर दिए गए हैं, यहाँ तक कि पत्रकार का जो अपना हमारे जर्नलिस्ट एक्ट 1955 का वो तक अपना निरस्त कर दिया गया है। तो ऐसे में एक्चुअली जो आज ये भी आपने अपने बयानों में कहा भी था कि कॉर्पोरेटाइजेशन को जिस तरीके से अपना महत्व दिया जा रहा है, जिस तरह बल दिया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये एक बीच का एक अपना माध्यम है। क्योंकि पहले जिस तरीके से हम उदारीकरण से पहले अगर हम जब देखते थे, उसमें ये देखा जाता था कि जो है अपना जो भी अपना कार्य होता था, या तो सब मालिक होता था या फिर नीचे अपना जो अपने मैनेजर वर्ग होते थे। लेकिन जब से कॉर्पोरेट बीच में आया है एक्चुअली, तब से मैं समझता हूँ कि जो नीचे का एक मजदूर वर्ग है, जो अपना कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हुआ है, क्योंकि आज अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की काफी बात की, निजीकरण की काफी बात की है, तो ये उससे सब घिरा हुआ पूरा मामला लगता है। मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त जो ये निजीकरण की बातें हो रही है, जो अपने ये कॉर्पोरेटाइजेशन की बातें हो रही है, इसको अगर ये थोड़ा सा नीचे रखे, अगर जिससे प्रवासी मजदूरों का जिस तरीके से हमारे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों की जिस तरीके से निर्मला सीतारमण ने भी अपना उनका जिक्र किया, और पहली बार अपना सरकार की ओर से ये आंकड़े आए हैं, जो कि उन्होंने कहा है कि अपने राज्य सरकारों के द्वारा ये आंकड़े हासिल किए हैं। तो पहली बार ये 8 करोड़ का आंकड़ा जो जारी हुआ है, मैं समझता हूं कि अगर ये निचले स्तर से, अपने ग्रामीण स्तर से, जिस तरह के पंचायत मोदी जी ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा कि पंचायतों को हम जो है अपना प्रमुखता दे रहे हैं, प्रधानों को प्रमुखता दे रहे हैं, और उसी हिसाब से तो ये यहाँ पर एकदम से जो आप कॉर्पोरेट की बात अगर करने लगते हैं, तो बीच का जो अपना जो दायरा है, जो बीच का जो निजीकरण है, वो इस देश को कहाँ ले जाएगा, ये मैं समझता हूँ, ये मेरे समझ में एक्चुअली मेरे समझ से परे है। तो आप इस बीच के निजीकरण की कोई बीच के निजीकरण का पपने साहब आप कोई बहुत भविष्य नहीं देखते हैं, यही ना? बिल्कुल इसका कोई भविष्य नहीं है। ठीक है, देखिए गौरव मिश्रा जी लगातार हमारे साथ है। सर गौरव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तालान साहब आएंगे हम अगले हिस्से में, लेकिन अब जरा हम थोड़ा पॉलिटिकल प्रतिक्रिया ले लें, और हमें बात तो करनी है उस दूसरे विषय पर जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। रिफॉर्म की बात तो अगर थोड़ा बाद में भी हो जाए तो सही है, लेकिन फिर भी गौरव जी, एक तो ये रिफॉर्म कैसे होंगे, और पपने साहब की जो टिप्पणी अगर आपने सुन पाई हो, उन्होंने कहा कि ये कोई बहुत अच्छा संकेत या बहुत अच्छा इशारा नहीं है, तो इसको समझाइए कि अच्छा कैसे है। और दूसरा हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिस पर आगे की चर्चा हम करना चाहते हैं, हमें बताइए कि सर इतना सिस्टम, इतनी सरकारें, लगातार चिंता इस बात पर बनी हुई है, सत्ता के भीतर भी होगी, पार्टी के भीतर भी, खुद आपके भीतर भी होगी, लेकिन फिर भी हमारे जो श्रमिक भाई हैं, मजदूर भाई हैं, वो परिवार सहित परेशान हो रहे हैं सड़कों पर और दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। ये स्थिति कैसे बदलेगी? क्या इससे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर, मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं गौरव जी, युद्ध स्तर पर इससे निपटने की जरूरत क्या ये नहीं है? और हमें लगता है कि अगर 3, 4, 5 दिन ढंग से युद्ध स्तर पर सरकारें एक होकर इस स्थिति का सामना कर लें, तो ये आराम से कूल डाउन हो सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। बोलिए राजीव जी, पहला प्रश्न तो आपका अर्थव्यवस्था से संबंधित है कि कैसे रिफॉर्म और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कैसे इस देश में खड़े होंगे। आज पूरे विश्व की यदि स्थिति देखिए तो पूरी दुनिया पहले से ही रिसेशन में चल रही थी, और वहीं कोरोना महामारी ने रिसेशन को और बढ़ा दिया, बल्कि ये कहें कि ग्रेट डिप्रेशन की तरफ कई देश बढ़ रहे हैं, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारत दुनिया का एक बहुत बड़ा उपभोक्ता राष्ट्र रहा है, जिसकी जरूरतें विदेशों से आयात पर निर्भर रही हैं। आज एक ऐसी स्थिति हमारे सामने खड़ी है जब हम आयात को अपने मिनिमम करके, कम से कम करके आत्मनिर्भरता की तरफ इस देश की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को ले जाएं। उसमें कृषि आता है, उसमें मजदूर आता है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग आती है, उसमें टेक्नोलॉजी आती है। इन कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र को बहुत बारीकी से डिजाइन करके इन आर्थिक पैकेजों में शामिल न किया गया हो। आज जो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही अगर उठा करके देख लीजिए, तो सबसे पहली जो नीड थी देश की, जो सबसे कमजोर वर्ग था, श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग, उनके सर्वाइवल का प्रश्न खड़ा हो गया था। उनको आर्थिक मदद मिले, उनको भोजन मिले, तो उनके भोजन की सुरक्षा सबसे पहले सरकार ने की।
उनको आर्थिक मदद की व्यवस्था सबसे पहले सरकार ने किया। इसके बाद जो एमएसएमई सेक्टर है, जो डिप्रेशन में था, जिसके पास वर्किंग कैपिटल की कमी थी, आज उसमें एक उत्साह का माहौल है। और जब एमएसएमई सेक्टर देश के 12 करोड़ से अधिक परिवारों को नौकरी देता है तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और वो जब उठ खड़ा होगा और जब इंडिजनाइज होंगी चीजें, जब देश के अंदर ही निर्मित होने लगेंगी, तो निश्चित रूप से रोजगार सृजन भी बड़े पैमाने पर होगा। और अब जब निवेश के और नए नए सेक्टर्स ओपन किए जा रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म की बात हो, सर्विस सेक्टर के रिफॉर्म की बात हो, विदेशों से निवेश लेने की बात हो, तो आज भारत एक अच्छा बाजार के रूप में पूरे दुनिया के सामने खड़ा है। उस समय जबकि चीन के ऊपर से विश्वास पूरे दुनिया का उठता चला जा रहा है। अमेरिका जैसा देश वहां से निर्यात पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध अपने देश से लगा दिया है। ऐसे में भारत के सामने एक अवसर है और इस अवसर को बड़े सुनियोजित और संगठित तरीके से भारत सरकार लेकर के चल रही है। दूसरा प्रश्न, मजदूरों का जो आज जो स्थिति है बहुत दुखद है, बहुत ही पीड़ादायी है। इसके बारे में कुछ भी बोले तो बहुत कम होगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ सरकारों ने निश्चित रूप से इसमें राजनीति की भी संभावनाएं खोजी है। मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं और उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। आज आंकड़ों के आधार पर जो डेटाबेस हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के पास है, वो लगभग 16 लाख श्रमिकों का है जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं, जो दूसरे प्रदेशों से आए हैं और जिनको क्वारंटीन की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सुचारू रूप से ट्रेनों से लाने की व्यवस्था, लगभग 450 ट्रेनें हमारे उत्तर प्रदेश में आ चुकी हैं श्रमिक भाइयों को लेकर के, और कहीं कोई समस्या नहीं। और लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी कहते आ रहे हैं कि कभी आप लोग सड़क पे मत चलिए, ट्रकों का सहारा मत लीजिए। 10,000 से ज्यादा बसों की व्यवस्था करके उनको गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। तो ये निर्भर करता है कि प्रदेश सरकारें किस गंभीरता से इस समस्या को ले रही है। पश्चिम बंगाल यदि इस समस्या को इस नजरिए से देखे कि केवल अजमेर शरीफ से ही 2 ट्रेन मंगाना है, अन्य प्रदेशों से नहीं मंगाना है, और मंगाना भी है तो एक सप्ताह के अंदर ही 100 से ज्यादा ट्रेनों की डिमांड कर देनी है, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो उठता ही है। और वहीं महाराष्ट्र की यदि बात करें तो जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार को अपने यहाँ के प्रवासी मजदूरों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, उनके लिए भोजन की व्यवस्था, उनके लिए क्वारंटाइन की व्यवस्था करनी चाहिए, एक प्रकार से देखा जाए तो धक्के मारकर बाहर करने पर मजबूर कर दिया गया मजदूरों को। वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए, बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो जिस प्रदेश का श्रमिक भाई हो, वो उत्तर प्रदेश में बहुत सुकून के साथ रह रहा है और इस बात का इंतजार कर रहा है, बाट जोह रहा है कि उनका प्रदेश उनको भी एकोमोडेट करे, बुलाए। तो मुझे लगता है कि इसमें प्रदेश सरकारों की बहुत बड़ी भूमिका है। सवाल ये कि आपने कहा सुकून से रह रहा है, वापस आ रहा है, व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन फिर भी ये दुर्घटनाएं हो रही, हम ये देख रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले का ही डिसीजन है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है कि अब किसी भी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश की सीमा में पैदल या फिर दोपहिया गाड़ी से प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अब से थोड़ी देर पहले का ही डिसीजन है उत्तर प्रदेश की सरकार का। हमें सर ये बताइए ना कि ये सिलसिला खत्म क्यों नहीं हो रहा है? ये सिलसिला जो पिछले 10 दिनों से चल रहा है, जहां हमारा मजदूर भाई परिवार के साथ, मैं बार बार ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, तस्वीरें हर जगह हैं, हर प्लेटफॉर्म पर, टेलीविजन चैनल पर, न्यूज चैनल पर, सोशल मीडिया पर, आप खुद देख रहे हैं, खुद आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। इस सिलसिले को थामने की कोशिश क्यों नहीं हो रही है? हम तो ये नहीं समझ पा रहे। इस वक्त भी क्यों राजनीतिक दल ये तेरा प्रदेश, ये मेरा प्रदेश, ये उसका मजदूर, ये उसका मजदूर, ये क्यों किया जा रहा है? ये बताइए ना। अगर उत्तर प्रदेश अच्छा कर रहा है तो उत्तर प्रदेश दूसरों के लिए कोई नजीर क्यों नहीं पेश कर रहा? या क्यों नहीं महाराष्ट्र से बात करके वहां से अगर कुछ लाने में दिक्कत है तो क्यों नहीं इसे सॉल्व कर? अब जैसे जो आज ही दुर्घटना हुई है, इन मजदूरों को बिहार और झारखंड जाना था, इन मजदूरों को, है ना, जिनमें कुछ की मृत्यु हुई है। हमें समझ में यह नहीं आ रहा है कि वो जब लगातार उत्तर प्रदेश में ट्रक से चलने पर बैन था, कि कोई मुख्यमंत्री ने खुद कहा कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि ट्रक में अगर कोई सवारी करेगा तो उसे तुरंत पकड़िए, उसको हटाइए, रोकिए, वगैरह वगैरह, फिर भी रात में यह दुर्घटना हुई है। तो ये सारे इंतजाम नाकाफी क्यों हो रहे हैं? हम तो ये समझना चाह रहे हैं। अभी भी राजनीतिक दल और सरकारें तेरा मेरा क्यों कर रही हैं? किसी का भी हो दुर्घटना का शिकार, लेकिन वो देश का है, वो देश का भविष्य, देश का निर्माता है। ये बताइए सर, इस मुद्दे पर बोलिए आज।
नहीं राजीव जी, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति अगर दुर्घटना में मरता है, चाहे किसी भी प्रदेश में मरे और किसी भी प्रदेश का हो, ये बहुत दुखद होता है, पीड़ादायी होता है और इस पे सभी सरकारों को समान रूप से सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस समय ये लॉकडाउन हुआ, उस समय सभी प्रदेशों में अपने यहाँ के रहने वाले लोगों को संदेश भी दिया, वहां के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए और जब ऐसी स्थिति हो गई कि उनको वापस बुलाना है तो बहुत सहज तरीके से उनके मन में विश्वास जगाते हुए उनके प्रदेशों से बात करके वहां से ट्रेनों का आवागमन सुचारू रूप से चालू किया, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, सभी जगहों से अपने लोगों को सुरक्षित लाने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होती है और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर से हो करके दूसरे प्रदेशों में भी लोग जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर में भरपूर केयर उनका किया जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये घटना जो है बड़ी दर्दनाक तरीके से हो गई। वो मजदूर गाड़ी रुकी हुई थी, पीछे से एक ट्रेलर ने टक्कर मार दिया और काफी संख्या में लगभग 24 लोग उसमें मारे गए। ये बड़ा दुखद है। कहीं न कहीं इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्यूर भी है पुलिस का, जो इस तरह के लोगों को जानकारी में आने के बाद भी छूट दे रहे हैं जाने के लिए, उस पर एक्शन भी हुआ है। और मुझे लगता है कि इस तरह की गलतियों से लोग सबक सीखेंगे और भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं से बचेंगे। नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। सचिन रावत जी, हमें बताइए कि क्यों इस तरह की घटनाओं पर सियासत हो रही है। अब जैसे बार बार आज प्रियंका जी का भी एक ट्वीट आया, उन्होंने दुख व्यक्त किया, कुछ तंज कसे और साथ ही साथ ये कहा कि साहब हम 1000 बसेस चलाना चाहते हैं, देश की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार हमें अनुमति दे। पलटवार आया सत्ताधारी पार्टी से कि साहब आप जो बसेस चलाना चाहते हैं जितनी चाहे चलाइए, लेकिन पहले उन प्रदेशों में चलाइए जहां आपकी सरकारें हैं या आपके समर्थन से सरकारें चल रही हैं। यह भी पलटवार हुआ कि अगर जिस राजस्थान से ये ट्रक आ रहा था वहां बसेस की व्यवस्था हो गई होती सरकार के द्वारा या पार्टी के द्वारा, तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। हमारा सवाल यह है कि हर राजनीतिक दल को बयानबाजी में स्कोरिंग करनी है, लेकिन जमीन पर हालात बदल जाएं, हमारे श्रमिक और मजदूर भाइयों की जेन्युइन मदद हो जाए, वो अपने गंतव्य, अपने घर तक ठीक से पहुंच जाएं। ये चिंता ईमानदारी से कहीं नहीं है। ज्यादा चिंता यही है कि हम चिंता करते हुए ज्यादा दिख जाएं। यही है ना सचिन जी? देखिए राजीव जी, मैं एक एक बात करके आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं लॉकडाउन पर जाऊंगा कि जिस प्रकार से लॉकडाउन लिया गया जल्दबाजी में, ये कदम, उसकी वजह से आज जो सबसे ज्यादा चोट पहुंची है वो श्रमिक तबका, जो मजदूर तबका है, उसको चोट पहुंची है। आए दिन लगातार घटनाएं सामने आती जा रही हैं। आपने देखा होगा इससे पहले औरंगाबाद की घटना, आपने देखा है कि जैसे कल रात को जो घटना हुई है, या अभी की मैं बात बता रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले कुछ फोटोज आती हैं गोरखपुर से, वहां पे ट्रक में मजदूर ऐसे थे, लग रहा कि भेड़ बकरियां भरी हुई हैं। अभी भी ट्रक चल रहे हैं स्वतंत्र रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में। और अभी बयान आता है थोड़ी देर पहले कि ट्रक बैन हो चुके हैं और ट्रकों से ना होकर के बसों से लोग जाएंगे। और मैं एक और बात मैं सुन रहा था बड़ी देर से गौरव जी की, कि सब चीज अगर अच्छा ही हो गया है तो आने वाले समय में इन मजदूरों को आपने क्यों चरणबद्ध तरीके से नहीं लेकर के आए? जब सूरत में 3 ट्रेन खड़ी हुई थी, लगातार अनुमति मांगी जा रही थी कि, और लगातार हमारे वहां के लोग, हमारे जो नेता हैं, उन्होंने कहा था कि हम वहां से ट्रेनों के लिए अनुमति मांग रहे हैं, लेकिन ट्रेन नहीं चलाई जा रही थी। और लगातार जो श्रमिक मजदूर थे वो ट्रेन में जब सवार होते हैं तो उनसे यही सरकार वसूली करने का काम करती है, उनसे भी टैक्स लेती है। और रही बात उत्तर प्रदेश की, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। उत्तर प्रदेश में लगातार मैं देख रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ मीडिया हेडलाइन में बने रहना चाहते हैं। रोज डेली मीटिंगें होती हैं, अपनी 11 टीम के साथ मीटिंगें होती हैं, लेकिन लगातार आपने देखा होगा 50 दिन से ऊपर हो गया है लॉकडाउन को, और लगातार मौतें हो रही हैं। जहां तक क्वारंटीन का अभी राग आलाप रहे थे, क्वारंटीन में सब खुशहाली है। मैं फिरोजाबाद की घटना बताता हूं। फिरोजाबाद में क्वारंटीन में लोग, वहां पे उन लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं। एक पानी की बोतल पे 40 से 50 रुपए वसूली हो रही है, खाने की वसूली हो रही है। और क्वारंटाइन की आप राग मत अलापिए। देखिए, अगर क्वारंटीन में लोग हैं तो उनको पहले तो निःशुल्क व्यवस्था की जाती है, और उसके बाद में वहां देखिए मामला यही है कि प्रशासन जो है वो पूरी तरीके फेल्यूर है, और सरकार उस पर दबाव नहीं बना सकता, क्योंकि सरकार
कि जब तक मुखिया की इच्छा शक्ति होती है ना काम करने की, आप मीडिया हेडलाइन में बने रहिए, मीडिया हेडलाइन से कुछ नहीं होगा। जमीनी हकीकत वास्तविकता सबको पता है कि हो क्या रहा है। मजदूर को सबसे ज्यादा चोट पहुंची है और लगातार उनके लिए सरकार अभी तक कुछ भी प्रारूप नहीं लेकर के आई है। आपने देखा होगा इतने दिन से उन्होंने कहा था कि हमने इतने रोजगार दे दिए, ये दे दिया, बड़ी बड़ी बातें कर दी। अब वो रोजगार मिलेगा किसको? मैं तो यही कह रहा हूं कि आपने जो मनरेगा इतना बड़ा जो मिशन था, आप उसकी क्यों नहीं 100 दिन की दिहाड़ी को 200 दिन करने का काम करेंगे? जो मजदूर आया है, मैं तो वीडियोस देख रहा था, वो कह रहा था कि मैं शहर नहीं जाऊंगा कमाने, मैं गांव में ही रह लूंगा और वहीं कुछ भी करके मैं कमा सकूंगा। तो आप इनके लिए कुछ करिए ना। आप ये आंकड़ेबाजी और ये जो झूठे प्रलोभन मत दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हमें जीडीपी को भी ग्रोथ करना है और यही लोग हमारे लिए राष्ट्र निर्माण का काम करते हैं। सचिन जी तुरंत जवाब लेते हैं, हर चीज सचिन जी तुरंत गौरव जी से जवाब लेते हैं। गौरव जी आंसर करिए, फिर दो विश्लेषकों के पास जाएंगे। बोलिए गौरव जी। वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में प्रशासन नाम की चीज नहीं है, आप राग मत अलापिए, आप ठीक से जो है केयर नहीं कर रहे हैं। वो एक क्वारंटीन सेंटर का जिक्र कर रहे हैं जहां पैसों को लेकर, रुपए लेकर पानी की बोतल दी जा रही है, जबकि सरकार का दावा है कि सारा खर्चा सरकार उठा रही है। गौरव जी आंसर करिए। ये कांग्रेस पार्टी है, इस देश में बोया हुआ सभी विष इन्हीं के द्वारा बोया हुआ है। ये वही लोग हैं जो ट्रेनों में पर्चे बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका टिकट जो है, इस टिकट का खर्चा कांग्रेस पार्टी दे रही है। झूठे पर्चे बांटे जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, जबकि 85% केंद्र सरकार और 15% राज्य सरकारों के ऊपर इसका अधिभार है। ये स्पष्ट हो चुका है, पानी की तरह साफ है। और जहां इक्का दुक्का कहीं अगर कोई घटना हुई है तो जहां की ये बता रहे हैं भाई साहब घटना, वहां का ऐसा कोई संज्ञान में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये बता रहे हैं तो इसकी सूचना प्रशासन को इनको देनी चाहिए, जरूर प्रशासन उसको संज्ञान में लेगा। इन्होंने कहा लॉकडाउन गलत समय पे गलत तरीके से लगाया गया। आज जो आंकड़ा इनके पास जो 2500 से कम का है, 3000 से कम का है मौतों का, ये लाखों में पहुंच जाता, अनियंत्रित हो जाती पूरी व्यवस्था, धूल धूसरित हो जाती, सड़कों पे लोग मरते, ऐसी स्थिति हो जाती। क्या आप कल्पना करते ऐसी स्थिति में देश को झोंकना चाहते थे? और आज भी आपने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, चाहे दिल्ली में लोगों को सड़कों पर लाना हो या फिर मुंबई में लोगों को सड़कों पर लाना हो। आप लोगों ने साजिश रच करके उन लोगों को सड़कों पर ढकेल दिया कि इस बीमारी से जितना व्यवस्था बिगड़ सके उसको बिगाड़ दिया जाए ताकि सरकार की छवि खराब हो। तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में भी अगर कंस्ट्रक्टिव राजनीति, अगर रचनात्मक राजनीति की दिशा में अगर आप लोग चलना चाहेंगे तो स्वागत है, अन्यथा देश की केंद्र सरकार जो है अब सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रही है और उस दिशा में आगे बढ़ रही है। ठीक है, अब हम जरा विश्लेषकों को इन मजदूरों के हालात के सवाल पर जोड़ना चाहते हैं। पपने साहब आपके पास आए, इससे पहले हम तालान साहब की एक टिप्पणी लेना चाहते हैं। राहुल जी हमें ये बताइए कि कहाँ चूक हो रही है। हम तो ये देख रहे हैं कि आप किसी को भी देख लीजिए, सुन लीजिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, कोई भी हो, सब जो है मजदूरों के लिए हमदर्दी लेकर बैठे हुए हैं। सब चिंता, हम ये मानते हैं कि वो जेन्युइन भी होगी, लेकिन फिर भी जो सड़क के हालात हैं, जो धरातल है, वो कोई और ही कहानी बता रहा है। तब हमारा ये सवाल है कि कहां चूक हो रही है, क्यों अब तक हम, भाई आज 53वां दिन है, 25 मार्च से लेकर अब तक 53वां दिन है और कल 54वां दिन है। लॉकडाउन 3 कल खत्म हो जाएगा, लॉकडाउन 4 शुरू होगा 18 तारीख से। हम स्थिति सुधार नहीं पा रहे। माफ कीजिएगा, क्यों? बोलिए तालान साहब। सारा जो इस सबकी जो प्रॉब्लम है समन्वय नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से मजदूर निकले और उत्तर प्रदेश की बस उनको पिक कर लें और उनको बॉर्डर पे छोड़ दें, बिहार जाने वाले, झारखंड जाने वालों को। वैसे ही महाराष्ट्र की बस छोड़े उनको मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे, मध्य प्रदेश की बस छोड़े उनको यूपी के बॉर्डर पे, यूपी में आ जाए, यूपी की बस उनको छोड़ने देखिए। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, बहुत अच्छा, पूरे देश में, पूरे सब राज्य सरकारों के पास अपनी बहुत ज्यादा बसें हैं, पूरा प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो यूज कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि सबको राजनीति करनी है, इसकी टोपी उसके सर डाल देनी है। महाराष्ट्र चाहता है कि मजदूर पैदल निकल जाएं, उनका स्टेट ट्रांसपोर्टेशन पे जो भार है वो ना पड़े। मध्य प्रदेश चाहता है ये यूपी वालों को हम ना पास ऑन करें अपने यहाँ से, ऐसे ही राजस्थान चाहता है। एक्चुअली में है क्या कि राजनीति चल रही है और मजदूरों की जो परेशानी उससे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दिखा सब रहे हैं कि बहुत अच्छे से कर रहे हैं, भाई हम आपकी चिंता करते हैं, लेकिन एक्चुअली में करता हुआ कोई दिख नहीं रहा है। ठीक बात।
फिलहाल हम देखें कितनी सारी दुर्घटनाएं हो गई हैं, मजदूर मारे गए। ये दुखद, और हर पॉलिटिकल पार्टी को ये सोचना चाहिए और अपनी संवेदना के साथ रखनी चाहिए। हमारे पास इतना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, पूरे देश में अच्छा सिस्टम है, तो हम क्यों नहीं, अगर एक बात ये होती कि हमारे पास संसाधन नहीं है तो बात ठीक थी, भाई संसाधन नहीं है हमारे पास संसाधन है। इवन अगर जो राज्य सरकारों की करने की इच्छा हो ना, सरकारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अलावा आपके पास प्राइवेट इतने सारे ट्रांसपोर्टर है कि इतनी सारी बसें इस देश में कि एक भी मजदूर को परेशानी नहीं आएगी। और दूसरी एक चीज जो जो दिक्कत लगती है कि परेशानी कहाँ है, दिक्कत है डेटा की। किसी भी सरकार के पास प्रॉपर डेटा नहीं है, ना केंद्र सरकार के पास प्रॉपर डेटा है, ना राज्य सरकारों के पास प्रॉपर डेटा है कि कितने मजदूर काम कर रहे हैं, कितने ऑर्गेनाइज सेक्टर में कर रहे हैं, कितने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कर रहे हैं। अगर जो ये डेटा होता मजदूरों का हमारी सरकारों के पास, तो सरकार अच्छे से इस चीज को हैंडल कर सकती थी। और फ्यूचर में हमें ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जरूरी है कि हम अपना डेटा मेंटेन करें कि नोएडा में कितने सारे मजदूर रह रहे हैं, कितने दिहाड़ी मजदूर हैं, कितने फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं, कहाँ कितने कर रहे हैं। हमें हर एक का डेटा रखना पड़ेगा ताकि भविष्य में ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो हम उससे आसानी से निपट सके। अभी ये दिक्कत है कि कोई डेटा नहीं है किसी सरकार के पास। राहुल जी जो बड़ी बात आप कह रहे हैं वो ये कि विल पावर नहीं और कोऑर्डिनेशन नहीं। अगर कोऑर्डिनेशन और विल पावर हो तो ये समस्या बहुत दिन टिक नहीं सकती है, बहुत जल्दी हैंडल हो सकती है। यही फोकस है ना आपका? बिल्कुल बिल्कुल, एक डेटा नहीं है। ठीक है पटने साहब, आप मजदूरों के सवाल को, इस समस्या को किस निगाह से देख रहे हैं और कहां चूक हो रही है? हाँ राजीव, चूक का जहाँ तक सवाल है, चूक तो इसमें अपना जिस तरीके से अभी मैं यहाँ पर अपना बहस में देख रहा था कि जालान साहब ने भी काफी अच्छी अपनी स्टेटमेंट दी है। और जिस चूक का जहां तक सवाल है, चूक तो दरअसल सबसे पहले ये हुई है कि दरअसल जिस तरीके से मोदी जी ने अपना कहा था कि 4 घंटे के बाद अपना पूरा लॉकडाउन तो पूरा लॉकडाउन हो गया। उसके बाद जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 24-25 मार्च को आनंद बिहार के अंदर जो अपना एक हुजूम एक अपना उमड़ पड़ा था ऐसे ही अपना महामारी के संकट में, उसके बाद 14 अप्रैल को हमने बांद्रा पे जिस तरीके से हमने देखा था कि एक हुजूम अपना उमड़ पड़ा था, इसी तरीके से अपना टाइम टू टाइम हम देखते हैं कि जो है प्रवासी मजदूर जो है अपने हर विभिन्न राज्यों से जो है अपने घरों को जिस तरीके से अपना लौट रहे थे। और उसके बाद जिस तरीके से पूरा मैं देख रहा हूँ कि आजकल मैं उत्तराखंड के अंदर हूँ, तो मैं उत्तराखंड में भी देख रहा हूँ कि उत्तराखंड में भी लाखों प्रवासी मजदूर की वापसी हुई है और सरकार उसको रिवर्स फ्लाइन मान रही है एक्चुअली। तो उसके बावजूद है क्या कि ग्राम प्रधानों को जो है कुछ पावर दी गई है कि जो भी अपने गाँव में आता है तो उसको जो है क्वारंटाइन किया जाए। तो उससे एक्चुअली क्या है कि एक हलचल मची हुई है। और मैं देख रहा हूँ कि हल्द्वानी के इलाकों में या देहरादून में या हरिद्वार के इलाकों में क्वारंटाइन के काफी केसेस जो कि बाहर से गुड़गांव से आ रहे हैं या दिल्ली से आ रहे हैं, इन पर जो है पाया गया है। तो जो प्रवास से जो लोग अपने मूल क्षेत्रों में जा रहे हैं, जो ये कोरोना का संकट अपना जो व्याप्त हो रहा है दोबारा से अपना जो जहां लोग अपना जो ग्रीन एरियाज थे अपना उत्तराखंड के अंदर दोबारा से जो है ऑरेंज और रेड में अपना बदलते जा रहे हैं, तो ये भी एक अपना चिंता का विषय है। और दूसरा जहां तक सवाल है राजीव रघुनंदन जी, डाटा की अभी यहाँ पर बात हो रही, जालान साहब डाटाज की बात कर रहे थे। एक्चुअली डाटाज का तो सवाल मैं आपको बताऊं कि जब से अपना उदारीकरण के बाद जो अपना एक अपना निजीकरण के जो अपना पूरा मामला आया, ठेकेदारी प्रथा जो शुरू हुई है, उसके बाद से श्रमिकों के डाटा लगभग खत्म होते चले गए हैं। और सिर्फ बीच में जब मोदी सरकार बीच में आई थी तो जो कुछ आंकड़ों के लिए अपना उन जो अपना निजीकरण पे जो लोग काम कर रहे थे उनका पीएफ काटा गया, दूसरा काटा गया, तो उनकी संख्याएं कुछ अपना बढ़ाने की कोशिश की गई है। लेकिन जिस तरीके से अभी फिलहाल जो कई राज्यों ने और अपना केंद्र सरकार ने जो श्रमिक कानूनों को जो अपना ध्वस्त किया है एक्चुअली, तो ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। जब सरकार ये ऊपर से जब अपना कॉर्पोरेट को अपना प्रेफरेंस दे रही है, अपना मालिकान को अपना प्रेफरेंस दे रही है, तो मजदूर वर्ग कहाँ है, कहाँ डाटा रहेगा एक्चुअली बात ये है। तो मैं तो ये कहता हूं कि जिस तरीके से फिर भी अपने कोशिश करने के बावजूद जिस तरह से केंद्र सरकार ने अपना निर्मला सीतारमन ने जो आज कुछ राज्यों से अपना डाटा लेके जो 8 करोड़ अपना मजदूरों का ऐलान किया कि 8 करोड़ मजदूरों का डाटा हमारे पास है, तो मैं समझता हूं कि पहली बार एक इतिहास के अंदर हिस्ट्री है कि पहली बार इस तरीके से एक बड़ा एक आंकड़ा जो है अपना मजदूरों को आया है। अच्छा, तो 2-3 मोटी बात पपने साहब, दो तीन बातें आप कह रहे हैं पपने साहब। आएंगे या नहीं आएंगे ये हमारे लिए एक अपना सवाल बना है। ठीक है, मजदूर वापिस आएंगे अपने काम पे लौटेंगे, उसके बाद ये हमारी अर्थव्यवस्था शुरू हो पाएगी। तो इससे जाना जा सकता है कि मजदूरों की कितनी बड़ी भूमिका जो है हमारे देश के लिए अर्थव्यवस्था। लेकिन पपने साहब ये वैल्यू समझनी तो चाहिए सरकारों को, और जब वो समझेंगी और संवेदना दिखाएंगी
तभी तो ये हालात बेहतर होंगे और हम उस रिफॉर्म की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हम कोई भी रिफॉर्म कर लें हमें उसी श्रमिक और उसी मजदूर की जरूरत पड़ेगी जो आज तक देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देता रहा है और इस वक्त विपरीत परिस्थितियों से घिरा हुआ है। हम सचिन आपके पास आए, इससे पहले एक बज हम गौरव जी का रुख कर ले। गौरव जी, विल पावर नहीं, कोऑर्डिनेशन की कमी है, ये बात तो सही है और ये साफ दिख भी रही है ना। अब देखिए, एक बड़ा मोटा सा सवाल है कि भाई ये जो मजदूर हैं ये सड़क के जरिए पैदल यात्रा कर रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी वाहन में हो और ये वाहन 70-80 की स्पीड से चल रहा हो, जो प्रशासन को तमाम जिले तमाम मंडल पड़ रहे हैं, हाईवे जो हैं वो चिन्हित हैं, कहाँ हैं कितने हैं, फिर भी केवल लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और विल पावर की कमी की वजह से हम इसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो राहुल जी कह रहे हैं या फिर ये जो यहाँ पपनई साहब कह रहे हैं, क्या गौरव जी इन विश्लेषकों के सुझावों पर या इन जैसे तमाम सुझावों पर आगे कोई गौर करने की बात है या नहीं है? भाई अगर कोई स्थिति इतनी ज्यादा भयावह हो रही है और वो संभल नहीं रही है तो दूसरे विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए। मसलन अगर हम थोड़ा बहुत अगर सेना का सहयोग लेना चाहते हैं केवल अपने श्रमिक भाइयों को घर तक पहुंचाने में, तो उसमें देर नहीं करनी चाहिए, ले लेना चाहिए। या अगर हम खुद ही उसको ठीक से हैंडल कर सकते हैं तो उसको करना चाहिए, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन बनाना तो पड़ेगा गौरव जी, लेकिन हम देख रहे हैं कि नहीं बन रहा है। नहीं राजू जी, ये बात सही है, कहीं ना कहीं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन तो जरूर है। और साथ ही साथ जो डेटाबेस की एक बात हो रही है मजदूरों की, ये भी बात सही है कि देश में मजदूरों का पूरा डेटा नहीं है और जो है वो डिस्क्रिपेंट है। आज एक नई समस्या भी उठ खड़ी हुई है, क्योंकि रेलवे जो है ऐसे मजदूरों को ही ले जा रहा है जिनका कोई ना कोई आइडेंटिटी कार्ड हो, जिनका कोई ना कोई पहचान हो उनके क्षेत्र का। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी कोई पहचान ही नहीं है, जो इस देश के ही नहीं है, संभवतः बांग्लादेश के हैं। ये समस्या उठ खड़ी हुई पश्चिम बंगाल के साथ। गौरव जी एक मिनट, अब देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये कहा है और वो हो भी रहा है, संभवतः कहीं कुछ कमी आ रही होगी तो जरूर आ रही होगी, कि भाई हम जो यूपीएसआरटीसी है, जो यूपी रोडवेज है, उसने कहा है कि हम कोई किराया नहीं ले रहे हैं। तो भारतीय रेल को भी ये कैपिंग इस वक्त हटा देनी चाहिए। अगर ये चीज दिक्कत का सबब बन रही है कि कुछ लोगों के पास आइडेंटिटी कार्ड है, कुछ के पास नहीं है, और ये ऑब्जर्वेशन है, आप जैसे प्रतिनिधि का ऑब्जर्वेशन है कि साहब इससे समस्या हो रही है, इस कैपिंग को हटाया जाना चाहिए, कम से कम कुछ वक्त के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, उसके बाद लगाया जाए। एक डेटा का सवाल उठाया तालान साहब ने, अच्छा सवाल है, लेकिन फिलहाल तो वे आउट ये हो सकता है कि हर एक गांव में ग्राम प्रधान को यह जानकारी होती है, परिवार का कोई ना कोई सदस्य वहां रहता है उस मजदूर के, जिसको यह पता हो कि फला परिवार में कितने लोग पंजाब में हैं या महाराष्ट्र में हैं या दिल्ली में हैं या किस इलाके में हैं जो वहां काम कर रहे हैं। उनसे जानकारी कलेक्ट करके ग्राम प्रधानों के जरिए वो इनिशिएट किया जा सकता है। चूंकि इस वक्त हम किसी सामान्य स्थिति में नहीं है गौरव जी, एक संकट, एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में है, जिसमें जिम्मेवारी यह बन रही है सबसे पहले कि हम लोगों को, खासतौर से अपने श्रमिकों को, उनके घरों तक पहुंचा दें, क्योंकि आगे भी अंदेशा है। ये देखिए, ये सब जिस वजह से हो रहा है गौरव जी, आप समझते ही हैं, वो ये है कि हम कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं और उसका आंकड़ा भी कम नहीं हो रहा है। यानी आगे हमें कोई रिलीफ मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बात की अभी कोई गारंटी नहीं है। हम एहतियात के साथ चीजों को खोलने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो एहतियात कितने होंगे, कैसे होंगे, वो एक अलग बात। हम ये कह रहे हैं कि कोई ना कोई रेमेडी तो लानी पड़ेगी। अगर रेलवे में दिक्कत है, तुरंत उस दिक्कत को दूर किया जाए। अगर डेटा कलेक्शन में दिक्कत है, तुरंत ग्राम प्रधानों की मदद लेकर, पपनई साहब अभी ये जिक्र कर रहे थे कि उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर हो रहा है, प्रवासी लोग आ रहे हैं, ये डेटा इकट्ठा करके हम जितना कर सकते हैं उसको किया तो जाए। हम ये देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप में ही वक्त ज्यादा जाया हो रहा है। गौरव जी। राजीव जी, यह आपका कहना बिल्कुल सही है। यदि इच्छा शक्ति हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है, उसको संभव किया जा सकता है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा करके दिखाया है, जो देश का सबसे अधिक आबादी वाला प्रदेश है। वहीं अगर देखा जाए तो बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, झारखंड से बिलोंग करते हैं। सबसे ज्यादा समस्या वहां के प्रवासी मजदूरों को ले जाने में, ट्रांसफर करने में आ रही है। उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ कहीं समस्या नहीं आई,
जहां ट्रेनों की आवश्यकता थी उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यवस्था की, वहां से अपने लोगों को बुलवाया है। मुझे लगता है कि उन प्रदेशों की राज्य सरकारें भी अगर उतनी संवेदनशील हो जाती तो ये समस्या नहीं आती। अब मजबूर भी नहीं होते मजदूर। एक टेक्निकल प्रॉब्लम जरूर पश्चिम बंगाल के साथ है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेश के भी जो मजदूर हैं वो भारत में काम करते हैं, जिनका कोई आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन ऐसे कठिन समय में उनको भी उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था कराई जाए, ऐसा हम निवेदन करते हैं आपके इस माध्यम से, आप इसके प्लेटफॉर्म के माध्यम से। परंतु मुझे लगता है कि राज्य सरकारों को अपनी इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी और अन्य सरकारों के साथ, राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा, जैसा उत्तर प्रदेश सरकार ने मिसाल प्रस्तुत किया है इस पेंडेमिक में। सचिन जी आंसर करिए। जब आप ये सवाल केंद्र के परिप्रेक्ष्य में या दूसरे राज्यों के परिप्रेक्ष्य में उठाते हैं रावत साहब कि साहब कोऑर्डिनेशन नहीं है, सुनी नहीं जा रही है, व्यवस्था ऐसी है वैसी है, लेकिन जहां आप सरकारें चला रहे हैं वहां तो कोऑर्डिनेशन बनाने की जवाबदेही जिम्मेदारी आपकी है, क्यों नहीं वो कदम उठाया जा रहा है? हमें ये बताइए ना। बिल्कुल, जैसे हम एक उदाहरण रख देते हैं, लाख लोगों का डेटा, हम एक उदाहरण बहुत संक्षेप में एक उदाहरण रख देते हैं रावत साहब कि अगर कोटा से छात्रों को वापस जाने की अनुमति राजस्थान की सरकार दे रही थी तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने कम से कम यह संवेदना और इनिशिएटिव लिया कि वहां से छात्रों को वापस लाया गया और छात्रों को इवैक्यूएट करने में, बाहर लाने में, उनके घरों में पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं आई। हम ये कह रहे हैं कि इसी तरह का कोई और बेहतर मॉडल हम अपने मजदूरों के मामले में इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? सबसे बड़ी चिंता यह है हमने उन्हें किस भरोसे छोड़ रखा है, हमें यही नहीं समझ में आ रहा है। मजदूरों के मामले में भी तो हम कोटा जैसे मॉडल का अनुसरण कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं, क्यों नहीं हो रहा है? बोलिए। मजदूरों के मामले में भी उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और दिल्ली से अपने मजदूरों को सुरक्षित लाया है। बोलिए। अब से लाया है, गौरव जी जरा सचिन जी को जवाब देने दीजिए। बोलिए सचिन जी। देखिए राजीव जी, जहां तक मैं सारी सरकारों की बात करना चाहूंगा, और मैं सुन रहा था गौरव जी को भी, आपने भी सवाल किया है कि जहां जहां हमारी सरकारें रही हैं, जहां जहां पे हमारी सरकार है, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, जहां जहां हमारी सरकार है वहां पे चरणबद्ध तरीके से लोगों को उनके घर पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से किया था। जैसे उनको रेल की यात्रा कराने की बात हो या उनको घर पहुंचाने की बात हो या बसों का इंतजाम की व्यवस्था हो, तो उनको सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने चरणबद्ध तरीके से स्टार्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद आपने देखा होगा कि जिस प्रकार आज आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने खुद चिट्ठी लिखी है कि अगर आपकी सरकार नहीं तत्पर रहे लाने में मजदूरों को तो हमें अनुमति दे दीजिए 1000 बसें हम लोग लगा करके, और जो जहां पे। अरे सचिन जी, तो उन्होंने जवाब दिया ना, उन्होंने कहा पहले राजस्थान में कर लीजिए, महाराष्ट्र में कर लीजिए, ये उन्होंने जवाब दे दिया। मैं बता तो रहा हूँ कि जहां जहां हमारी सरकारें थी वहां से लोग आए, लोग घर पहुंचे, गांव पहुंचे। आपने देखा होगा तो ये जो दुर्घटना हुई सचिन जी भैया, ये जो दुर्घटना हुई, ये राजस्थान से आ रहे थे मजदूर, ट्रक में बैठ के आ रहे थे। यही सवाल वो उठा रहे हैं कि अगर राजस्थान की सरकार ने ही उनको बस मुहैया करा दी होती तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति न बनी होती, ये कहा जा रहा है। क्या मतलब है ऐसी दलीलों का? बोलिए, आपका मौका है, बोलिए। राजीव जी, आपके चैनल ने ही दिखाया था, आपके चैनल ने दिखाया था और आपके रिपोर्टर ने ही दिखाया था कि लखनऊ में जब पूछा गया कि कहां से आप लोग आए हैं तो उन्होंने ही कहा था कि हम लोग राजस्थान से ट्रेनों से आ रहे हैं, और उन्होंने ही कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने हमें टिकट के पैसे दिए और कांग्रेस ने ही हमें लेकर के यहाँ तक आई। और मैं वही बताना चाहूंगा कि ट्रक अगर चल रहे हैं तो इस पे सरकार को कठोरतम निर्णय लेना चाहिए। अगर ट्रक वहां से प्रवेश हुआ, मैं तो अपनी सरकार के भी कह रहा हूं कि राजस्थान में अगर इस प्रकार का अभी भी है तो आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि अगर वहां ट्रक चल रहे हैं तो इस पे तत्काल बैन होना चाहिए और बसों की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि देखिए मजदूर हमारा भाई है, हमारे साथ में वो लोगों राष्ट्र निर्माण करता है, उसके लिए सरकारों को गंभीरता से विचार करना चाहिए और उनको ले जा करके उनके घर में सुरक्षित पहुंचाना चाहिए। लेकिन पहुंचाया नहीं जा रहा है सर, जिस वजह से हमें और आपको चर्चा करनी पड़ रही है। अब एक सवाल हम तालान साहब आपसे लेना चाहते हैं, हमें ये बताइए कि इस सब चक्कर में हम उस चुनौती को तो भूल ही गए जिस पर हम लगातार 2 महीने से चर्चा कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि कोरोना और वो महामारी और वो चुनौती, उसे तो हमने तकरीबन पीछे छोड़ दिया है। हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से तो हेल्थ मिनिस्ट्री या ICMR की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हो रही जिसमें एक डेटा या फिर मौजूदा स्थिति सामने आती थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस सब वजह से हमें ये करना पड़ रहा है,
हमने अब फिलहाल उसकी चिंता ही छोड़ दी हो तालान साहब, वो हमारी प्राथमिकता में अब पीछे ही जा रहा हो? नहीं, अब सरकार ने जनता पे छोड़ दिया है भाई, आप निपटो, सोशल डिस्टेंसिंग आप करो, बस हम अवेयर करते रहेंगे एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपको। अब वो डेली प्रचार नहीं होगा कि इतने लोग हो गए, इतने लोग हो गए, ये बढ़ता ही जाना है। सबको पता है इतने दिन लॉकडाउन के बाद आपका कर्व फ्लैटन नहीं हुआ है, तो उससे स्थिति और भयावह होने की तरफ बढ़ रही है। लेकिन मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ थोड़ा उसमें, कि जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि मजदूर हमारे भाई हैं और आप ये जुमलेबाजी जो कर रहे हैं, ये जुमलेबाजी, मजदूर एक असेंशियल कमोडिटीज मान लीजिए आप उसको। अगर जो मजदूर सरकार विश्वास खो गई मजदूरों का कि हमें यहाँ से वहां तक नहीं छोड़ सकती एक सरकार, तो आपके उद्योग धंधे एमएसएमई जिनको इतना बड़ा बजट दिया जा रहा है कि उनको वो सब चौपट हो जाएंगे, वो बगैर मजदूरों के कुछ नहीं चलेगा। तो आप मजदूरों को वैसे ट्रीट करिए कि वो बहुत असेंशियल पार्ट है हमारे समाज को चलाने के लिए। अगर वैसे ट्रीट नहीं करेंगे तो दोबारा से हो सकता है वो छोटा मोटा काम कर लें, जहां जाएं अपने गाँव में, वहीं अपना जीवन यापन का कोई साधन देख लें, दिल्ली और नोएडा और महानगर उस तरफ दोबारा से वो मूव ही ना करें। और उस कंडीशन में आपकी स्किल्ड लेबर चली गई तो आप सोचिए कितना बड़ा क्राइसिस पैदा हो जाएगा। ये आत्मनिर्भर भारत वाला सपना ही चूर चूर हो सकता है। तो सरकारों को ये भी सोचना है, हर एक राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, सबको सोचना है कि भाई अब मजदूरों के साथ जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। सरकार में हर एक प्रदेश सरकार पे भरोसा होना चाहिए, हर एक राज्य सरकार पे भरोसा होना चाहिए, केंद्र सरकार पे भरोसा होना चाहिए कि उनकी केयर कर रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलके। अगर जो ये विश्वास खो गया तो एक बार विश्वास खो गया तो फिर बनने में सालों लग जाएंगे। और ये भारत का जो विश्व गुरु बनने वाला सपना है वो हो सकता है कि कहीं धीमा पड़ जाए, कहीं धीमा पड़ जाए, या ये चुनौती कहीं बहुत आगे चली जाए। कुल मिलाकर इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत कि हम अपने श्रमिक और मजदूर भाइयों को किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं, कहीं भी बगैर किसी आरोप प्रत्यारोप के। यही जैसे मैंने शुरू में कहा, ये यहां से आ रहा है या ये वहां से आ रहा है, ये फलां सरकार की जिम्मेदारी है या फलां सरकार की जिम्मेदारी है। हमें सरकार के तौर पर एकजुटता के साथ ये सोचना पड़ेगा कि ये देश का नागरिक है, महत्वपूर्ण नागरिक है, इस चुनौती से घिरा है, हमें तुरंत इसे इसके गंतव्य तक, इसके घर तक पहुंचाना है। और इसमें कोऑर्डिनेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और यही सबसे ज़्यादा बनाना है। हम उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले वक्त में इस चुनौती, क्योंकि चुनौती तो ख़त्म अभी होने वाली है नहीं, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, ऐसी दुर्घटना जो हमने तड़के सुबह 3:30 बजे उत्तर प्रदेश के औरैया में देखी, कोई और नहीं होगी। और मजदूर भाइयों से भी ये अपील है कि लगातार सरकारें आपसे अपील कर रही हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार अपील कर रही है, आज एंट्री बंद कर दी गई है, पैदल कोई एंट्री उत्तर प्रदेश की सीमा में नहीं होगी, दोपहिया वाहन से भी कोई एंट्री उत्तर प्रदेश की सीमा में नहीं होगी। कृपया करके इसे फॉलो करिए, ये आपकी जान की कीमत को समझते हुए ही किया जा रहा है, जिससे कि आप सड़क पर पैदल न चलें और इस तरह की दुर्घटनाओं का शिकार कतई न बने। जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उनका जरूर पालन करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का लगातार हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जारी हैं।